स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका एजुकेटर कमलाक्ष झा। 20 नवंबर 2020 का करंट अफेयर्स का ये लेक्चर आप लोग देख रहे हैं। आई नो मैं बहुत लेट ये वाला लेक्चर आप लोग के लिए अपलोड कर रहा हूं। आई एम रियली वेरी सॉरी, कुछ ऐसा काम आ गया था जिसके चलते ये लेक्चर मैं थोड़ा सा लेट अपलोड कर रहा हूं। एंड 21 नवंबर का जो आपका लेक्चर है वो दिन मैं कोशिश करूंगा सुबह सुबह, क्योंकि अभी रात भर मैं काम करने पर फोकस कर रहा हूं। अगर रात भर में हो जाए तो वेल एंड गुड, नहीं तो दिन तक 12-1 बजे तक आपके पास लेक्चर आ जाएगा। ठीक है, डोंट वरी अबाउट इट। वैसे मैंने सोचा था कि 20 तारीख और 21 तारीख के लेक्चर को कंबाइन करके आपको दूंगा, बट फिर अलग अलग ही देना वो ठीक लगा मुझे, तो इसलिए मैं ये लेक्चर आपको अलग अलग दे रहा हूं। और गाइज देखो, कभी थोड़ा सा लेक्चर डिले हुआ करे ना तो परेशान मत हुआ करो। आपको बिल्कुल लेक्चर्स और टॉपिक बिल्कुल मतलब जेन्युइन मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि मैं लेट हो रहा हूं तो आपके लिए कुछ टॉपिक्स छोड़ दूंगा, ऐसा मैं कभी नहीं करता। ये मेरे रेगुलर स्टूडेंट्स बहुत अच्छे से जानते हैं। यहां पर ना कोई टॉपिक्स स्किप होते हैं, ना किसी टॉपिक की अंडरस्टैंडिंग में आपकी वो करता हूं, मतलब फास्ट फॉरवर्ड, ऐसा बिल्कुल नहीं करता। जब तक मैं, मेरी कोशिश यही रहती है कि हर एक टॉपिक को आपको डिटेल में एक्सप्लेन करूं, और यही इस चैनल का मकसद होता है। और अगर आप सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं और आज पहली बार इस लेक्चर को देख रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं कि ये चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहां पर रेगुलरली करंट अफेयर्स के लेक्चर्स में आपको प्रोवाइड कराता हूं। और ये लेक्चर्स इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं कि इन्हीं के टॉपिक से, यानी कि जो टॉपिक्स मैं आपको रेगुलरली पढ़ाता हूं, जैसे कि आज की ये जनरल स्टडीज पेपर 1, पेपर 2 और पेपर 3 के टॉपिक्स हैं, इन्हीं से रिलेटेड एग्जाम में आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और ये चीज मैं गारंटी के साथ कहता हूं, और इसका सिर्फ कहता नहीं हूं, प्रूफ भी देता हूं आपको। आप नीचे डिस्क्रिप्शन पर प्रूफ वाले वीडियो चेक कर सकते हैं कि अभी बीता जो सिविल सर्विसेज यूपीएससी 2020 का जो एग्जाम था, और स्टेट सिविल सर्विसेज यानी कि यूपीपीसीएस 2020 का जो एग्जाम था, तो उसमें जो क्वेश्चंस आए थे वो मैंने जो आप लोग को पिछले 1 साल में पढ़ाया उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस बने थे। आप चाहें तो प्रूफ्स में देख सकते हैं, और उसके बाद सेटिस्फाई हो जाइए। और रेगुलरली जो मैं पढ़ा रहा हूं, जैसा कह रहा हूं, वैसा ही आप फॉलो करते चलिए, सक्सेस गारंटीड मिलेगी, राइट। और इसके अलावा आप चाहें तो मंथली पीडीएफ पेड पैकेज को ज्वाइन कर सकते हैं। ये आपकी तैयारी में काफी बेनिफिशियल होने वाला है। इसकी फीस भी बहुत ही कम है, मिनिमल है, मिनिमम 100 रुपीज पर मंथ इसकी फीस है, राइट। इस पेड पैकेज में आपको क्या क्या मिलता है, जो आप लेक्चर अभी देख रहे हैं इसकी आपको पीडीएफ मिलती है, प्लस आपको हैंडआउट्स मिलते हैं, नोट्स मिलते हैं। इसके अलावा वीकली कंपाइलेशन प्रोवाइड की जाती है आपको पीडीएफ की। आपको मंथली मैगजीन भी मिलती है, पूरे महीने की जो भी न्यूज है उसकी एक मंथली मैगजीन आपको प्रोवाइड की जाती है, इंग्लिश में अलग, हिंदी में अलग, बाइलिंगुअल होता है पूरा ये। और इसके अलावा कॉम्प्लीमेंट्री बेसिस में मेरी तरफ से आपको मिनिमम 150 क्वेश्चंस प्रोवाइड किए जाते हैं। सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के पैटर्न के ऊपर बेस्ड ये क्वेश्चन होते हैं, करंट अफेयर्स के। जैसे कि आप अगर नवंबर मंथ की लेंगे तो नवंबर मंथ के करंट अफेयर्स के पूरे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। और इसका अगर आपको सैंपल देखना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन पर भी सैंपल वीडियो दिया हुआ है मैंने आप लोगों के लिए, कि कैसे आपको मटेरियल प्रोवाइड किया जाता है। और इसके अलावा कैसे इस ग्रुप को ज्वाइन करना है उसकी भी पूरी जानकारी नीचे डिस्क्रिप्शन पर दी हुई है। अगर फिर भी कुछ कंफ्यूजन लगता है तो ये मेरा नंबर है। टेलीग्राम पर अगर आप हैं तो इस नंबर पर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, या फिर फेसबुक पर आप मुझे मैसेज कर दीजिएगा, राइट। और फेसबुक पर अगर आप हैं तो मेरे नाम को सर्च करके ऐड कर लीजिए। और टेलीग्राम का अपना चैनल भी है, उसके बारे में भी नीचे डिस्क्रिप्शन पर आपको पूरी लिंक्स वगैरह मिल जाएगी, आप उसको भी ज्वाइन कर लीजिएगा। एंड बेल आइकन पे जरूर हिट करना, क्योंकि इस पे हिट करोगे आप तभी हर एक नोटिफिकेशन अपडेट्स इस चैनल से रिलेटेड आपको मिलेगी। तो चलिए अब ज्यादा समय नहीं वेस्ट करूंगा, मैं आपका फटाक से लेक्चर को शुरू कर लेते हैं। सो गाइस, स्टार्ट करते हैं पेपर 1 की पहली न्यूज से। यहां पर बात हो रही है हुरिकेन आयोटा के बारे में। तो ये हुरिकेन आयोटा जो हम लोग को देखने को मिल रहा है, ये सेंट्रल अमेरिका में इसने हिट किया है, तो इसलिए ये टॉपिक न्यूज में है। डायरेक्टली क्वेश्चन इस प्रकार से बनते हैं कि ये साइक्लोन, ये हुरिकेन जो है वो कहां कहां पर देखने को मिले, तो इसकी बस थोड़ी सी लोकेशन आपको याद रखनी है। दूसरी और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये जो तूफान होते हैं, साइक्लोन्स होते हैं, हुरिकेन्स होते हैं, ये कैसे बनते हैं और इनके कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स वगैरह जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उससे रिलेटेड डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है। तो इसके बारे में मैं आप लोग को ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूं 31 जुलाई 2020 के लेक्चर में। आपको सिंपली YouTube का जो सर्च कॉलम है उसमें लिखना है 31 जुलाई 2020, उसके आगे मेरा नाम लिख देना कमलाक्ष। जो भी आपकी सर्च लिस्ट में पहला वीडियो आएगा वो यही वाला होगा अपना वीडियो। इस वीडियो के 1 मिनट 36 सेकंड पे आप जाएंगे तो हुरिकेन्स का टॉपिक आपको मिल जाएगा, राइट। तो इस टॉपिक को जरूर देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जनरल स्टडीज का। इसके अलावा ये जो हुरिकेन्स होते हैं, साइक्लोन्स वगैरह होते हैं, इनकी कैटेगरीज कौन सी होती है, यानी कि किन किन कैटेगरीज में इनको रखा जाता है, तो कैटेगरी के बारे में भी मैंने आप लोग को एक्सप्लेन किया हुआ है। 15 सितंबर के वीडियो में आप जाइएगा, पहला ही टॉपिक आपको ये वाला मिल जाएगा, राइट। तो इसको जरूर जाकर देख लीजिएगा, राइट। और ये कैसे मिलेगा 15 सितंबर का वीडियो, तो ऑलरेडी मैं इसी प्रोसीजर एक्सप्लेन कर चुका हूं। इसी प्रोसीजर को आप अपनाएंगे तो आपको ये
वीडियो भी मिल जाएगा। तो इन दोनों वीडियो में मैंने डिटेल में पूरी चीज आप लोग के लिए एक्सप्लेन करी हुई है, इसको जरूर जाकर देख लेना। पहले भी ये वाला लेक्चर देख लो, उसके बाद जाकर देख लेना। और अभी ये जो हुरिकेन है, ये कैटेगरी 5 का तूफान हम लोग को देखने को मिल रहा है, राइट। तो सिंपल सी चीज है जिसके बारे में बस आपको ये पता होना चाहिए कि हुरिकेन आयोटा जो है वो यहाँ पर सेंट्रल अमेरिका में हम लोग को देखने को मिला है, इसने हिट किया है। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है लीलावती अवार्ड के बारे में। तो लीलावती अवार्ड 2020 को लॉन्च किया गया है। ये एक इनिशिएटिव है टेक्निकल एजुकेशन रेगुलेटर का, यानी कि ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, AICTE, इसका ये इनिशिएटिव है। इस इनिशिएटिव के तहत देखो ये लीलावती अवार्ड है, यानी कि एक पुरस्कार ये हम लोग को देखने को मिल रहा है। तो किस पर्पस के लिए पुरस्कार दिया जाता है? तो जितने भी AICTE के द्वारा अप्रूव्ड जो इंस्टीट्यूशंस हैं, उनके द्वारा किए गए जो प्रयास हैं कि महिलाओं को इक्वल तरीके से ट्रीट करना है, फेयर तरीके से ट्रीटमेंट महिलाओं के साथ होना चाहिए। तो जो भी इंस्टीट्यूशन ने इस प्रकार का महिलाओं के लिए अपने प्रयास किए हैं, तो उन इंस्टीट्यूशंस को आइडेंटिफाई करके ये अवार्ड दिया जाएगा, लीलावती अवार्ड। लीलावती अवार्ड की जो थीम है वो है वुमेन एम्पावरमेंट, महिला सशक्तिकरण। और इसमें मेन फोकस किया जाता है, यानी कि अवार्ड इसलिए लाया गया कि महिलाओं के लिए अवेयरनेस क्रिएट करना है, राइट। जैसे कि सैनिटेशन, हाइजीन, हेल्थ एंड न्यूट्रिशन और ट्रेडिशनल इंडियन वैल्यूज का उपयोग करते हुए, पारंपरिक भारतीय मूल्यों का उपयोग करते हुए, राइट। इसके अलावा एक और मेन मकसद है कि लिटरेसी, एम्प्लॉयमेंट, टेक्नोलॉजी, क्रेडिट, मार्केटिंग, इनोवेशन, स्किल डेवलपमेंट, नेचुरल रिसोर्सेज और जो अधिकार जो हम लोग को महिलाओं के देखने को मिलते हैं, तो इन सब इश्यू के बारे में भी अवेयरनेस क्रिएट करना, राइट। महिलाओं को जिससे हेल्प मिल सके, राइट, महिलाओं के लिए जो फायदेमंद हो, महिला जिससे सशक्तिकरण महिलाओं का हो सके, राइट, इन चीजों से। तो ये देखते हुए ये अवार्ड जो है वो लाया जा रहा है, राइट। और ये एंट्री जो है इस अवार्ड की, ये सबमिट की जाएंगी इंस्टीट्यूशन या फिर टीम लेवल पर, जहां पर स्टूडेंट्स और फैकल्टीज या स्टूडेंट फैकल्टी दोनों ही हम लोग को देखने को मिलेंगी इस टीम में, या फिर एक ग्रुप्स वगैरह होंगे जिनको ये अवार्ड प्रोवाइड किया जाएगा, राइट। तो ये वाली चीज बस आप लोग को पता होनी चाहिए इसके बारे में, बेसिक सी चीज है, राइट, लीलावती अवार्ड। और पेपर 1 से रिलेटेड सिर्फ इतने ही टॉपिक्स थे। नाउ हम लोग पेपर 2 के टॉपिक की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। गाइस यहां पर बात हो रही है आर्टिकल 363A के बारे में। तो इस टॉपिक को हम लोग देखेंगे। तो याद रखिएगा, आर्टिकल 363A जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का 26th अमेंडमेंट एक्ट 1971 था, उसके तहत इसको इंसर्ट किया गया था। इस अमेंडमेंट को एबॉलिशन ऑफ प्रिवी पर्स के नाम से भी जाना जाता है। तो आर्टिकल 363A क्या है, इसको मैं आपको थोड़ी देर से समझाता हूं। पहले मैं आपको बताता हूं कि न्यूज में ये आर्टिकल 363A हम लोग को क्यों देखने को मिला था। तो जो पोते हैं लास्ट निजाम के, हैदराबाद का जो निजाम था गाइस, तो उसके जो पोते हैं नवाब मीर ओस्मान अली खान और नवाब नजफ अली खान, इन्होंने एक कंप्लेन हैदराबाद पुलिस के पास करी है। वो डिमांड कर रहे हैं कि FIR लॉन्च की जाए जो निजाम के और जो दूसरे वारिस हैं उनके खिलाफ, क्योंकि उन लोग क्लेम कर रहे हैं, यानी कि नवाब के जो वारिस हैं वो आज की रेट में क्लेम कर रहे हैं कि यूनाइटेड किंगडम की बैंक में जो नवाब का पैसा रखा हुआ था, जो आज की रेट में 35 मिलियन पाउंड्स का हम लोग को देखने को मिल रहा है, तो उस पैसे के ऊपर, उस अमाउंट के ऊपर नवाब के दूसरे वारिस क्लेम कर रहे हैं। तो इस चीज के लिए FIR जो है वो इन्होंने लॉन्च करने की डिमांड करी है कि FIR लगाई जाए नवाब के दूसरे वारिसों के ऊपर, राइट। और इन्होंने कहा है कि ये आर्टिकल 363A इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन है, राइट। तो इसको देखते हुए ये चीज हम लोग को न्यूज में देखने को मिली, आर्टिकल 363 है। बट ये पूरा इशू क्या है इसके बारे में मैं आपको छोटा सा आइडिया देता हूं, ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। देखो गाइस, हुआ क्या था, हैदराबाद का जो नवाब था, उसने यूनाइटेड किंगडम की बैंक में कुछ अमाउंट जो है वो रखवाया था, जो कि आज की रेट में अमाउंट बढ़कर 35 मिलियन पाउंड हो चुका है, राइट। अब पिछले साल की न्यूज थी कि काफी सारी, जैसे पाकिस्तान कंट्री, इंडियन कंट्री और ये नवाब के जो वारिस हैं, ये इन तीनों केस कर रहे थे। इन तीनों ने केस किया था यूनाइटेड किंगडम की कोर्ट में कि ये फैसला लिया जाए कि ये जो पैसा है जो नवाब का है, जो यूनाइटेड किंगडम की बैंक में रखा हुआ है, तो ये पैसा किसका होगा, राइट। तो फाइनली यूनाइटेड किंगडम की जो कोर्ट है, उन्होंने एपेक्स कोर्ट, उन्होंने अपना जजमेंट दिया था और जजमेंट में उन्होंने इस चीज को मेंशन किया कि नवाब के जो पोते हैं, जो वारिस हैं, उनके पास जाएगा ये पैसा, ना कि इंडियन गवर्नमेंट के पास, ना ही पाकिस्तान गवर्नमेंट के पास, क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट और पाकिस्तान गवर्नमेंट भी इसके ऊपर क्लेम कर रहे थे इस अमाउंट के ऊपर। तो वो बहुत एक इशू था, बहुत लंबा चौड़ा था, तो उसके बारे में हालांकि मैंने पिछले साल पढ़ाया हुआ, बट अभी के लिए ये चीज इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर लगातार इससे रिलेटेड न्यूज आएगी तो वो पूरे टॉपिक को डिटेल में मैं आप लोग को एक्सप्लेन भी कर दूंगा, डोंट वरी अबाउट इट, राइट। अभी के लिए सिर्फ आर्टिकल 363A आप लोग के लिए जानना जरूरी है।
तो इसको अपन देखते हैं, इंडियन कानून करके एक वेबसाइट है, उससे हम लोग इस आर्टिकल को देखते हैं, राइट। तो आर्टिकल 363A जो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हम लोग को देखने को मिलता है, तो उसमें क्या लिखा है कि एक प्रिंस, एक चीफ या कोई भी ऐसा व्यक्ति, जब कॉन्स्टिट्यूशन का ये कानून जो था जब ये लागू हुआ था, तो उससे पहले अगर हमारे ऑनरेबल प्रेसिडेंट के द्वारा इसको किसी भी व्यक्ति को इंडियन स्टेट का, इंडिया के अंदर जो हम लोग को अलग अलग, आपको पता होगा कि प्रोविंशियल स्टेट्स जो हम लोग को देखने को मिलते थे, तो वहां पर जो राजा हुआ करते थे, राइट, यानी कि जो शासक हुआ करते थे, रूलर हुआ करते थे, तो अगर हमारे ऑनरेबल प्रेसिडेंट ने किसी व्यक्ति को राजा जो है वो रिकॉग्नाइज किया है या किसी व्यक्ति को रूलर, शासक रिकॉग्नाइज किया है, तो ऐसे व्यक्ति को उस शासक के, यानी कि ऐसे व्यक्ति और उनके जो परिवार है पूरा, यानी कि उनकी जो वंश वगैरह जो हम लोग को देखने को मिलता है, तो उसमें सभी लोग जो होंगे वो उसी राजा के सक्सेसर माने जाएंगे, राइट। तो ये वाली चीज है, तो ये चीज हम लोग को यहां पर देखने को मिली। और इस केस में जो राजा जो है, सॉरी, निजाम जो है हैदराबाद के, तो उनके जो सक्सेसर हैं, उनके जो वारिस हैं, वो है नवाब मीर ओस्मान अली खान और नवाब नजफ अली खान। तो ये रिकॉग्नाइज वारिस हैं, सक्सेसर हैं, राइट। तो इसीलिए इन्होंने कहा कि जो दूसरे निजाम के जो वारिस हैं, वो जो गलत डॉक्यूमेंट्स दिखाकर क्लेम कर रहे हैं कि ये जो यूनाइटेड किंगडम की बैंक में जो पैसा रखा है ये उनको मिलना चाहिए, उनको दिया जाए, तो इसी चीज पर ये पूरा विवाद जो है वो सामने आया और इसी चीज पर ये अभी एफआईआर लॉन्च करने के ऊपर फोकस कर रहे हैं, राइट। तो ये एक जनरल चीज है जिसके बारे में आपको आइडिया होना चाहिए। अभी के लिए हम लोग सिर्फ आर्टिकल 363A पर फोकस कर रहे हैं, जिसके बारे में मैंने भी आपको एक्सप्लेन किया और मैंने थोड़ा सा आपको आइडिया दिया कि ये पूरा टॉपिक जो था वो क्यों हम लोग को न्यूज में देखने को मिला था। बाकी अभी इस टॉपिक पे आपको, यानी कि निजाम वाला जो इशू है, इस पर अभी मैं जाना है डिटेल में। जब अगर लगातार न्यूज इससे रिलेटेड आएगी तब मैं बता दूंगा कि ये टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि नहीं, क्योंकि पिछले साल था इंपॉर्टेंट, तो इसलिए मैंने डिटेल में ऑलरेडी एक्सप्लेन किया हुआ था। बट अभी के लिए इस पर ज्यादा डिटेल में मत जाओ, ठीक है। जब जरूरत पड़ेगी मैं खुद आपको बताऊंगा, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, न्यूज पे चर्चा करेंगे। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने सेंट्रल गवर्नमेंट को, केंद्र सरकार को कहा है कि एक्सप्लेन करिए कि केंद्र सरकार के पास क्या कोई मैकेनिज्म है, कोई सरकारी तंत्र है क्या, जिसके तहत ये फेक न्यूज या बाइगॉट्री, यानी कि फेक न्यूज, जो फर्जी खबर जो होती है और कट्टरता जो होती है, तो उसको फैलने से रोकने के लिए क्या केंद्र सरकार के पास कोई सरकारी तंत्र है क्या। तो ये चीज मांगी है, कहा है एक्सप्लेन करने के लिए, बताइए आपके पास कोई सरकारी तंत्र, मैकेनिज्म है क्या, और अगर नहीं है तो फिर जल्दी से जल्दी एक मैकेनिज्म क्रिएट किया जाए जिसके चलते फेक न्यूज को स्प्रेड होने से रोका जा सके। तो ये पूरी चीज न्यूज में इसीलिए हम लोग को देखने को मिली है क्योंकि आप जानते हैं इस तबलीगी जमात का जो केस था, जो लॉकडाउन के समय पे हम लोग को देखने को मिला था, जिस समय सरकार जो है वो फोकस कर रही थी, सरकार ने गाइडलाइंस जारी कर रही थी कि सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करना है, बट उस समय तबलीगी जमात के इवेंट के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन नहीं की गई थी। तो ये जब सामने आई थी, तो उसके बाद से काफी सारी इवन सोशल मीडिया के अंदर भी और न्यूज चैनल भी इवन, तो ये लोग काफी हेटेडनेस जो है वो क्रिएट कर रहे थे मुस्लिम्स के अगेंस्ट, राइट। तो एक इवेंट तबलीगी जमात का हुआ था, तो उस एक इवेंट के कारण स्पेसिफिकली एक रिलीजन को टारगेट किया जा रहा था, राइट। तो ये जब चीज सामने आई थी, तो और जो टारगेट किया जा रहा था वो फेक तरीकों से टारगेट किया जा रहा था, फेक न्यूज क्रिएट कर करके टारगेट किया जा रहा था। तो इस चीज के चलते इंडिया के अंदर बहुत इश्यूज जो है वो क्रिएट होना शुरू हो गए, राइट। डिस्टेंस जो है रिलीजन के बीच में, वो डिस्टेंसिंग जो गैप जिसको अपन बोलते हैं, तो वो बढ़ना शुरू हो गया। तो इन सब ये ऐसी जो चीजें हैं, स्पेशली इंडिया जैसी कंट्री जहां पर हम लोग को पूरे दुनिया भर में जितने रिलीजन होते हैं, सभी रिलीजन आपको यहां पर इंडिया में नजर आएंगे, दिखाई देंगे। तो इंडिया जैसी कंट्री के अंदर जो जहां पर इतने सारे रिलीजियस कम्युनिटी रहती हैं, तो उस बीच अगर स्पेसिफिकली किसी एक रिलीजियस कम्युनिटी को टारगेट किया जा रहा है, राइट, तो ये फिर हमारी कंट्री के लिए काफी खराब हो सकता है, दंगे वाली स्थिति डेवलप हो सकती है। और ऐसा हुआ भी था, कुछ कुछ एरियाज पर ऐसी चीजें भी नजर आई थी, सामने देखने को भी मिली थी, राइट। तो ये सब हुआ किसके कारण? फेक न्यूज के कारण। तो फेक न्यूज ये एक ऐसा टॉपिक है जो कि आपके जीएस पेपर मेंस के अंदर भी आएगा, जनरल स्टडीज के अंदर भी आएगा, और ऐसे में भी आपसे पूछा जा सकता है। तो ये टॉपिक थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो आप जरूर नोट डाउन करते रहा करो फेक न्यूज से रिलेटेड। जैसे कि फेक न्यूज होती क्या है, तो आप जानते हो इस फेक न्यूज यानी कि मिस इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराना। फेक न्यूज के एग्जैक्टली 3 एलिमेंट्स होते हैं, ये नोट डाउन कर लो कहीं पर। 3 मूल तत्व होते हैं फेक न्यूज के, फर्जी खबर के: मिसट्रस्ट, मिस इंफॉर्मेशन और मैनिपुलेशन। अविश्वास, गलत सूचना और हेराफेरी। ये 3 बेसिकली एलिमेंट्स हम लोग को देखने को मिलते हैं और इसी एलिमेंट के ऊपर बेस्ड फेक न्यूज होती है, राइट। बट हम लोग को फेक न्यूज को कंट्रोल करना है,
तो क्या चीज करने की आवश्यकता है, तो उस पर भी अपन चर्चा करेंगे। तो देखो, फेक न्यूज होने का कारण क्या होता है? एक तो आज की डेट में इंटरनेट का उपयोग काफी ज्यादा बढ़ गया है, सोशल मीडिया का उपयोग काफी ज्यादा बढ़ गया है, तो इसी के चलते फेक न्यूज स्प्रेड होती है। इसके अलावा ऑथेंटिसिटी लोग बाग चेक नहीं करते। लोगों के पास व्हाट्सएप आए, इवन जैसे कि मैं दूसरों की बात तो नहीं करूंगा, नहीं, मैं अपने घर की ही अगर आपसे बात करूं तो कई बार मेरी फैमिली में भी मैंने देखा है कि मतलब किसी के पास, फैमिली मेंबर के पास अगर कोई न्यूज आ रही है, फेक न्यूज है, मुझे पता है वो वाली चीज, तो वो जब आती है तो वो उसको सच मानने लगते हैं। जैसे कि कुछ, ये बहुत ही ज्यादा चला था अभी कुछ समय पहले और अभी भी चलता रहता है कि रात में 3 बजे मोबाइल को दूर रखना, नहीं तो मतलब ऐसी मतलब इलेक्ट्रॉनिक रेज ऐसी कुछ आएंगी कि आप जो है आपकी हेल्थ खराब हो सकती है, अटैक आ सकता है, कैंसर हो सकता है। तो ऐसी न्यूज आ रही थी इस प्रकार की, तो मेरे फैमिली मेंबर ने ही मुझे इसके बारे में बताया और मुझे बोल रहे थे कि बेटा ये इसको मत रखना अपने पास फोन। तो मैंने उनको बताया कि मैंने कि ये सब फेक न्यूज है, इस पर बिलीव मत किया करो, राइट। बट फिर भी अब देखो, उतनी अवेयरनेस हमारी कंट्री के अंदर नहीं है लोगों के बीच में, तो ये आप ही लोग हो जो कि लोगों के बीच में अवेयरनेस क्रिएट करने का काम करोगे, राइट। और सरकार को भी इसी प्रकार का काम करना चाहिए, और इवन करती भी है सरकार बीच बीच में। जैसे आपको पता होगा, सरकार की तरफ से सर्कुलर्स भी आते हैं फेक न्यूज को रोकने के लिए, राइट। तो हम लोग को देखने को मिलते रहते हैं। इसके अलावा जैसे कुछ न्यूज़पेपर कंपनीज है, स्पेसिफिकली मैं अगर नाम लूं जिसको मैंने खुद ने देखा है, तो दैनिक भास्कर जो न्यूज़पेपर, जो कंपनी हम लोग को देखने को मिलती है, तो वो एक सेक्शन इसका अलग से आता है फेक न्यूज का, कि ये न्यूज फेक है, और उसकी वो फैक्ट चेक प्रोवाइड कराती है, यानी कि फेक न्यूज बताती है और उसका फैक्ट असली बताती है कि ये न्यूज फैलाई जा रही है बट ऐसा नहीं है, फैक्ट जो है वो ये कहते हैं। तो वो चीज एक अच्छी चीज है, राइट। तो इसी प्रकार की चीज होती रहनी चाहिए। और दूसरी बात, अगर फेक न्यूज को कंट्रोल करना है तो सिंपली आपके पास जो भी मैसेज आ रहा है उस मैसेज को आप बिल्कुल सही मत मानो। उस मैसेज को आप एक बार गूगल से क्रॉस वेरीफाई कर लो, ऑथेंटिक सोर्सेज से क्रॉस वेरीफाई करो। तो मुझे पता है कि गूगल के अंदर भी काफी कुछ चीजें ऐसी हैं जो मतलब ऑथेंटिक सोर्स नहीं आपको मिलेगा, बट ऑथेंटिक सोर्स कहां मिलेगा आपको? जैसे कि पीआईबी, राइट, सरकार की वेबसाइट हम लोग को देखने को मिलती है, तो सरकारी वेबसाइट से आपको मिलेगा। जैसे कोई न्यूज फैल रही है तो आप उस न्यूज को ऑथेंटिक न्यूज़पेपर, ऑथेंटिक सोर्सेज से आप देख सकते हो, राइट, कि अगर कोई न्यूज है वो सही है कि नहीं है, राइट। तो ये फैक्ट चेक रखना बहुत ज्यादा जरूरी है, और फैक्ट चेक से रिलेटेड ही लोगों के बीच में अवेयरनेस क्रिएट करना भी जरूरी है। तो ये एक तरीका है जिसके चलते फेक न्यूज को रोका जा सकता है। और ये बड़ी इसलिए रही है क्योंकि लोग जो है वो ऑथेंटिसिटी को चेक नहीं करते, राइट, फैक्ट चेक नहीं करते, तो ये वाली चीज है। इसके अलावा कोई भी सोशल मीडिया के अंदर कोड्स नहीं है प्रैक्टिस के, यानी कि कैसे सोशल मीडिया का इस्तेमाल करना है, तो उस पर कोई कोड्स नहीं है, राइट। इसके अलावा स्ट्रेटिफाइड ऑर्गेनाइजेशन हम लोग को फेक न्यूज के देखने को मिलते हैं, यानी कि कुछ ऐसे ऑर्गेनाइजेशन जो कि पर्टिकुलरली टारगेटेड पॉपुलेशन को हिट करते हैं, यानी कि उनका टारगेट जो होता है वो एक पर्टिकुलर पॉपुलेशन होता है, राइट। तो ये चीज हम लोग को देखने को मिलती है इस प्रकार की भी। और रिसेंट जो एफर्ट्स हैं सरकार के, वो क्या है? तो ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ये एक थिंक टैंक है जो कि यूनियन होम मिनिस्ट्री के अंदर आता है। इसने गाइडलाइंस पब्लिश करी थी कि लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी की मदद हो जाए, जिसके चलते फेक न्यूज और वीडियोस को आइडेंटिफाई किया जा सके। तो ये चीज है, ये सरकार का भी रिसेंट एफर्ट हम लोग को देखने को मिला है। इसके अलावा और क्या करना चाहिए? तो सरकार को बेसिकली हमारी सभी सेक्शन जो है पॉपुलेशन की, उनको अवेयर करना चाहिए। जैसे मैंने भी आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि व्हाट्सएप में अगर कोई चीज आ रही है, सोशल मीडिया पे कोई चीज आ रही है, तो उसको एकदम सही नहीं मानना है, उसको आप क्रॉस वेरीफाई कर लो ऑथेंटिक सोर्सेज से, राइट। इसके अलावा स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाना चाहिए जो भी फेक न्यूज फैला रहा है उसके अगेंस्ट। अब देखो, फेक न्यूज जो लोग फैलाते हैं वो काफी ज्यादा स्मार्ट होते हैं, काफी कुछ चीजें ऐसी मतलब ऐसी मीडियम से फैलाते हैं वो जिसके थ्रू उनको ट्रैक नहीं किया जा सकता, राइट। तो ये वाली चीज भी सामने ऐसी देखने को मिल जाती है, राइट, जो भी फेक न्यूज प्रोवाइडर्स होते हैं। बट कई बार ऐसे भी लोग हैं जिनको उतना ज्ञान तो होता नहीं है साइबर वगैरह का, वो खुद ब खुद फेक न्यूज बनाकर फैला देते हैं। जैसे कि एक इंसिडेंस हुआ था अभी कुछ समय पहले, न्यूज़पेपर में भी था, 6-8 महीने पहले। एक ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स, यानी कि फ्रेंड सर्कल था एक लोगों का, बच्चों का, इन्होंने क्या किया, अपने एक फ्रेंड की फोटो, उसके मजे लेने के लिए अपने एक फ्रेंड की फोटो बना दी, उसके नीचे लिख दिया कि ये जो है वो बच्चा चुराने वाला है, राइट, ये व्यक्ति इससे सतर्क रहे। अब ये इन्होंने तो स्टार्टिंग में आपस में ही फैलाया, आपस में मस्ती मजाक करी, बट वो क्या होता है कि आपकी थोड़ी सी मस्ती जो होती है ना, वो एकदम से स्प्रेड हो जाती है। तो वही उनकी थोड़ी सी मस्ती जो थी वो वायरल हो गई, और वायरल जब हुई तो वो एक कुछ गांव के लोगों के पास चली गई वाली न्यूज। और उस लड़के की बदकिस्मती ये थी कि वो जो लड़का था जिसकी वो फोटो थी, वो एक गांव के पास से गुजर रहा था, उनको कुछ गांव के लोगों ने आइडेंटिफाई कर लिया, राइट, उस बच्चे को। और गांव के लोगों ने उस बच्चे को रोका और उसको इतना मारा कि उसकी मौत हो गई। तो फेक न्यूज के चलते लोगों की मौत भी हो जाती है, राइट। वो मॉब लिंचिंग का इंसिडेंस हम लोग को देखने को मिला था, मौत हो गई थी बच्चे की, और फेक न्यूज कारण था उसके पीछे, मौत के पीछे। तो आप देखो कितना खतरनाक हो सकता है फेक न्यूज का स्प्रेड होना, राइट, समझ पा रहे हो बातों को? तो ये चीज है।
तो ये सरकार को बेसिकली इस प्रकार के कार्य करने चाहिए जिसके चलते सरकार अवेयरनेस क्रिएट करे। इवन जो सोशल मीडिया, जो कंपनीज वगैरह जो है, वेबसाइट्स वगैरह जो है, उनको अकाउंटेबल बनाना है, राइट, कि उनके ऊपर ऑब्लिगेशन रखना है कि उनको फेक न्यूज रोकने के लिए एक अलग वो डिपार्टमेंट बनाए। हालांकि हो रहा है आज की डेट में, ऐसा कार्य भी हो रहा है, अलग एक डिपार्टमेंट हम लोग को देखने को मिलता है जो कि स्पेसिफिकली फेक न्यूज के ऊपर फोकस करता है, राइट, रोकने के ऊपर काम करता है, राइट। तो ये इस प्रकार की चीजें करनी चाहिए। सरकार को एक थर्ड पार्टी मतलब इंडिपेंडेंस एजेंसी जो है वो लानी चाहिए, कि थर्ड पार्टी इंडिपेंडेंस एजेंसी जो है, यानी कि एक ऐसी एजेंसी जो थर्ड पार्टी हो और इंडिपेंडेंट हो पूरी तरह से, जिसका कार्य सिर्फ और सिर्फ सोशल मीडिया पर फेक न्यूज को डिटेक्ट करना हो। और फेक न्यूज को कैसे डिटेक्ट किया जाएगा? कोई भी न्यूज जब वायरल हो रही है सोशल मीडिया के अंदर, उसको देखा जाए और उसका फैक्ट चेक किया जाए और उसको वहीं पर ही ब्लॉक करने पर काम किया जाए, फोकस किया जाए। तो ऐसा भी एक डिपार्टमेंट लाया जाना चाहिए। हालांकि काम कर रहे हैं हम लोग इन सब चीजों के ऊपर, राइट। इसके अलावा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हुए फेक न्यूज को रोकने पर फोकस करना चाहिए। तो ये कुछ तरीके हैं जिसकी आवश्यकता है कि सरकार ये सब चीजों को अगर फॉलो करे तो फेक न्यूज कंट्रोल की जा सकती है। और अगर आपके पास भी कुछ और पॉइंट्स होंगे, 2-3 इनोवेटिव पॉइंट्स, तो नीचे कमेंट बॉक्स पर जरूर लिखिएगा कि कैसे फेक न्यूज को रोकना है। और आपका आज का मेंस का क्वेश्चन भी मैं यही दे देता हूं, चलो आपके लिए, राइट। आपको 250 वर्ड्स में लिखना है, क्योंकि जितने ज्यादा वर्ड्स में लिखोगे उतना अच्छा रहेगा अभी इस टॉपिक के लिए, क्योंकि ये टॉपिक ऐसे के लिए भी इंपॉर्टेंट है, मेंस पर्सपेक्टिव के लिए भी इंपॉर्टेंट है कि फेक न्यूज की स्थिति आज की डेट में कैसी है और इसको कैसे रोका जा सकता है। तो आपका ये मेंस का क्वेश्चन है। आंसर आप कहां पर पोस्ट करेंगे आपके मेंस के क्वेश्चन का? तो टेलीग्राम का अपना एक ग्रुप है, चैट लाइक ब्यूरोक्रेट्स करके टेलीग्राम का ग्रुप है, नीचे डिस्क्रिप्शन पर आपको उसकी लिंक भी मिल जाएगी ग्रुप की। वहां पर ऑलरेडी काफी सारे सिविल सर्विसेज के एस्पिरेंट्स मौजूद है। अगर आप पहली बार इस लेक्चर को देख रहे हैं तो मैं आपको बता दूं, उस ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। वहां पर आप अपने आंसर्स वगैरह को पोस्ट कर सकते हैं। पहले आप आंसर को अपने पेपर में लिखेंगे, उस पेपर की फोटो खींचकर आप पोस्ट कर देंगे। तो वहां पर जो दूसरे स्टूडेंट्स हैं वो आपके आंसर को पढ़कर आपको रिव्यू भी कर देंगे, आप भी दूसरे स्टूडेंट के आंसर को रिव्यू कीजिएगा, राइट। तो इस प्रकार की प्रैक्टिस चलती है ग्रुप के अंदर। और अगर आपको कोई भी किसी टॉपिक से रिलेटेड कोई डाउट हो तो भी आप वहां पर रेज कर सकते हो। तो एक बेसिकली हेल्दी स्टडी एनवायरनमेंट वहां पर क्रिएट किया हुआ है और ये ग्रुप सिर्फ आप ही लोगों का है। आप इस ग्रुप का अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं पॉजिटिव तरीके से। चलो एनीवेज, ये चीज थी फेक न्यूज से रिलेटेड। होपफुली आपको पूरी चीज क्लियर हो गई होगी। अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। उसकी बात करें तो ऑनलाइन एजुकेशन की समस्या पर एक स्टडी कंडक्ट हुई है, तो उस पर हम लोग बात करेंगे। स्टडी कंडक्ट की गई है अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी के द्वारा। ये बताएगी स्टडी की ई लर्निंग यानी कि ऑनलाइन लर्निंग जो है, ऑनलाइन स्टडीज जो है वो कितनी इफेक्टिव है और उसकी पहुंच किस हद तक है। तो इसके बारे में हम लोग को इस स्टडी में पता लगेगा। ये स्टडी में एक्सपीरियंस की जांच की गई है, बच्चों की भी और टीचर्स की भी, कि पढ़ते समय बच्चे जो है वो किस प्रकार का एक्सपीरियंस कर रहे हैं और टीचर्स पढ़ाते समय किस प्रकार का एक्सपीरियंस कर रहे हैं। तो ये स्टडी ने कंडक्ट किया है। स्टडी का टाइटल है मिथ्स ऑफ ऑनलाइन एजुकेशन। 5 राज्यों में ये स्टडी कंडक्ट हुई है, 26 डिस्ट्रिक्ट में, और 1522 स्कूल्स को कवर किया गया है। स्टडी में क्या चीज पता लगी है? तो जिन लोगों का सर्वे कंडक्ट हुआ था उनमें से 60% जो बच्चे हैं सरकारी स्कूल के, बताया जा रहा है कि उन तक ऑनलाइन एजुकेशन की पहुंच नहीं है। और उन मेन वजह जो है जिसके चलते बच्चे जो है वो ऑनलाइन एजुकेशन नहीं कर पा रहे हैं, उसकी वजह है कि उनके पास स्मार्टफोन्स नहीं है। और जिन बच्चों के पास स्मार्टफोन्स हैं तो वो एप्लीकेशंस वगैरह को एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं। तो 2 बड़ी वजह है जिसके चलते ऑनलाइन एजुकेशन जो है वो सक्सेसफुल नहीं बन पा रहा है इंडिया में। वो ये है कि एक तो हमारे पास डिवाइसेस वगैरह अवेलेबल नहीं है, यानी कि बच्चों तक पहुंच नहीं है डिवाइसेस की, स्मार्टफोन्स वगैरह की। प्लस अगर डिवाइसेस अवेलेबल है तो एप्लीकेशंस को कैसे उपयोग करना है, यूज करना है, उनकी जानकारी बच्चों पे नहीं है। तो ये 2 बड़ी वजह बताई गई है। इसके अलावा चिंता सबसे बड़ी है कि जो चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी जो हम लोग को देखने को मिलते हैं, जो बच्चे दिव्यांगजन होते हैं, तो वो बच्चे पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहे हैं। उनको काफी ज्यादा डिफिकल्टी हो रही है ऑनलाइन सेशन में पार्टिसिपेट करने की। 90% टीचर जो हैं, जो कि चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी के साथ काम करते हैं, यानी कि चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी को जो टीचर्स पढ़ाते हैं, उनमें से 90% टीचर कह रहे हैं कि उनके स्टूडेंट जो है वो ऑनलाइन पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहे हैं, यानी कि चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी बिल्कुल भी पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहे हैं ऑनलाइन सेशन में, ऑनलाइन एजुकेशन में, राइट। और जब पेरेंट्स का जब सर्वे किया गया तो ऑलमोस्ट 70% पेरेंट्स का कहना है कि ऑनलाइन क्लासेस इफेक्टिव नहीं है, बेकार है, उनसे उनका बच्चा जो है वो सीख नहीं पा रहा है या पा रही है। तो बच्चे ऑनलाइन क्लासेस में कुछ सीख नहीं पा रहे हैं। तो ये कंप्लेन पेरेंट्स की तरफ से आई है इस सर्वे के दौरान। साथ ही साथ 80% से ज्यादा जिन लोगों का सर्वे किया गया था उनमें से पता लगा कि बच्चे जो है वो इमोशनल कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं
इवन टीचर्स का भी ये कहना है, 90% टीचर्स का ये कहना है कि टीचर जो बच्चों को पढ़ा रहे हैं वो बच्चा क्या सीख रहा है या क्या क्या सीख रही है, तो उसके बारे में टीचर एनालाइज नहीं कर पा रहे। क्योंकि देखो एक क्लासरूम के अंदर टीचर को पता लग जाता है कि कौन स्टूडेंट जो है वो एफिशिएंटली तैयारी कर रहे हैं, इफेक्टिव तरीके से तैयारी कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, और कौन सिर्फ टाइम पास कर रहे हैं। तो टीचर देखकर समझ जाते हैं ना। आपने भी क्लासरूम वगैरह अटेंड करी है, आप जानते हैं कि टीचर्स तुरंत पहचान जाते हैं कि कौन मस्तीखोरी कर रहा है बच्चा या फिर कौन जिसका दिमाग पढ़ने में है। तो ये ऑब्जर्व कर लेते हैं टीचर्स, राइट। बट ऑनलाइन एजुकेशन में ऑब्जर्व नहीं कर पा रहे। और इवन आपने तो काफी सारे ऐसे वीडियोस भी देखे होंगे जिसमें बच्चे जो है वो मस्ती कर रहे हैं टीचर के साथ, राइट। तो ऐसे वीडियोस देखे होंगे आपने, फनी वीडियोस आए थे सामने। बट एग्जैक्टली ये हो ही रहा है, बच्चा कुछ भी गाने वगैरह प्ले कर रहे हैं, नाच रहे हैं मास्क लगा के, राइट। तो ऐसी एक्टिविटी भी हो रही है। तो क्योंकि देखो बच्चे तो शरारती होते ही हैं, राइट। अब उनको कंट्रोल करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बट वर्चुअली उनको कंट्रोल करना थोड़ा सा मुश्किल है। और यही चीज टीचर्स ने भी एक्सप्रेस करी है, इवन पेरेंट्स ने भी। क्योंकि अब यार देखो बचपन में तो सभी लोग, इवन मैं भी, मेरे को मन ही नहीं करता था पढ़ने का कि अरे यार बोरियत लग रहा है, अरे यार इससे अच्छा कुछ टीवी देख लो, मस्ती कर लो, राइट। तो ऐसा सभी बच्चों में रहता है ये वाली चीज, राइट। तो ऑनलाइन एजुकेशन में उनको कोई देखने वाला नहीं, उनके ऊपर नजर रखने वाला कोई नहीं, वो काम जो कर रहे हैं, होमवर्क जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, तो उसके बारे में भी कोई जांच नहीं कर पा रहा है, राइट। तो इसलिए ऑनलाइन एजुकेशन जो है वो बताया जा रहा है कि एक समस्या जो है वो बन गई है इंडिया के अंदर। तो ये चीज हम लोग को इस रिपोर्ट के थ्रू देखने को मिली है। तो देखिए ऑनलाइन एजुकेशन और इस प्रकार की वर्चुअल जो चीजें हैं, डिजिटल चीजें, वो मेंस के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट है एट प्रेजेंट, क्योंकि ऑनलाइन एजुकेशन हम लोग को देखने को मिल रहा है, इसको प्रमोट भी कर रही है सरकार, राइट। तो ये कुछ पॉइंट्स है जो आप थोड़ा सा याद रखिएगा और कोशिश कीजिएगा कि ये स्टडी के बारे में अगर आप मेंशन कर पाए कि अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी की स्टडी कंडक्ट हुई थी तो उसमें ये पॉइंट्स जो है वो कवर किए गए थे। अगर ऐसा कुछ आप लिखोगे ना तो आपका आंसर काफी अच्छा रहेगा। तो थोड़ा सा जो स्टडी जो है वो किसके थ्रू कंडक्ट की गई है, तो वो सोर्स भी अगर आप मेंशन कर दो ना आपके आंसर में, तो आपका आंसर थोड़ा सा ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है। और देखो आप लोग जानते ही हो कि ऑनलाइन एजुकेशन के बारे में या वर्चुअल प्लेटफॉर्म्स के बारे में तो डेफिनेटली क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। तो अभी से प्रिपेयर करो ना। मेंस की तैयारी जो होती है वो आज से ही होती है, अभी से ही होती है। ये प्रीलिम्स क्रैक करने के बाद आप मेंस की तैयारी नहीं करते हो, अभी से करते हो आप। तो अभी से आप पॉइंट्स वगैरह कलेक्ट करते रहते हो, क्योंकि जब आपके पास अच्छे पॉइंट्स होंगे तभी तो जाकर आप एक अच्छा आंसर लिख पाओगे। तो इसलिए ऐसे जो पॉइंट्स होते हैं जो आप हर जगह यूज कर सकते हो, वो पॉइंट्स कहीं पे नोट डाउन करते चला करो। तो इसके बारे में मैं हालांकि कई बार बोलता भी हूं आपको, और जो स्टूडेंट मतलब सही तरीके से मैं जो इन्फॉर्मेशन आपको गाइडलाइंस जो प्रोवाइड करा रहा हूं, अगर सही तरीके से आप फॉलो करोगे तो डेफिनेटली आपको सक्सेस मिलेगी, गारंटी। चलो अब नेक्स्ट न्यूज की तरफ आगे बढ़ते हैं। गाइस इस न्यूज में अपन बात करेंगे आर्टिकल 32 के बारे में और उससे एसोसिएटेड कुछ चीजों के बारे में। बट बिफोर दैट ये टॉपिक न्यूज में क्यों आया है, तो बताया जा रहा है कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की एक बेंच है जिसको हेड किया है हमारे ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया S.A. बोबड़े जी के द्वारा। और इन्होंने ऑब्जर्व किया, यानी कि इस बेंच के जो जजमेंट जो सामने आया है उसके थ्रू ऑब्जर्वेशन ये सामने आ रहा है कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट आज की डेट में डिस्करेज कर रही है, कोशिश कर रही है कि लोग बाग आर्टिकल 32 के तहत पिटीशन जो है वो फाइल ना करें। ये ऑब्जर्वेशन तब सामने आया है जब एक पिटीशन की सुनवाई हो रही थी, और ये पिटीशन जो थी वो जर्नलिस्ट सिद्दीकी कप्पन के रिलीज से एसोसिएटेड थी कि इनको रिहा किया जाए, राइट। जर्नलिस्ट सिद्दीकी कप्पन को, क्योंकि इनको अरेस्ट किया गया था, इनके साथ 3 और लोगों को अरेस्ट किया था। ये लोग उत्तर प्रदेश हाथरस में जा रहे थे। आपको पता हुआ हाथरस का जो मामला जो हम लोग को देखने को मिला था, गैंग रेप का और मर्डर का जो इंसिडेंस था, तो उसमें ये जर्नलिस्ट जा रहे थे तो उनको रास्ते से अरेस्ट कर लिया गया था, राइट। तो उसको लेकर ये कुछ पिटीशन चल रही थी और उसी पिटीशन के बीच में आर्टिकल 32 सामने आया। तो आर्टिकल 32 क्या है इसके बारे में समझेंगे और इससे एसोसिएटेड कुछ चीजों को देखेंगे। तो देखिए सबसे पहली बात तो आर्टिकल 32 राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी से संबंधित है, संवैधानिक उपचारों के अधिकार से संबंधित है। और इस आर्टिकल के तहत एक इंडिविजुअल डायरेक्टली ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच कर सकते हैं अगर पार्ट 3 जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का है उसमें मौजूद जो राइट्स है उसका अगर वायलेशन होता है, उल्लंघन होता है, तो एक इंडिविजुअल डायरेक्टली ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के पास अप्रोच कर सकते हैं आर्टिकल 32 के तहत। क्या आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स पर लिखकर बताएंगे कि पार्ट 3 किस से एसोसिएटेड है? बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है ये, इसके बारे में तो आपको बिल्कुल रटा होना चाहिए। और आई नो कि आप में से ऑलमोस्ट सभी लोग इसका आंसर लिख दिया होगा सभी लोगों ने, तो फटाक से लिख दो नीचे कमेंट बॉक्स पे फंडामेंटल राइट्स पार्ट 3 फंडामेंटल राइट्स से एसोसिएटेड हम लोग को देखने को मिलता है, राइट। तो कोई भी इंडिविजुअल अगर उसके फंडामेंटल राइट का उल्लंघन होता है, वायलेशन होता है, तो आर्टिकल 32 के तहत एक इंडिविजुअल डायरेक्टली ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच कर सकता है। गाइस देखो आप लोग को अपीलेट सिस्टम तो पता ही होगा, राइट, कि कहीं पर भी सिविल या क्रिमिनल केसेस जब भी होते हैं
तो हम लोग जब केस लगाते हैं तो सबसे पहले जो केस जाता है वो सबऑर्डिनेट कोर्ट्स के पास जाता है, यानी कि हमारी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के पास केस गया, राइट। तो केस जो चलता है वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में चलता है। फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जो जजमेंट जो होते हैं, उस जजमेंट से अगर कोई पार्टी खुश नहीं होती है तो वो केस को ऑनरेबल हाई कोर्ट के पास लगा सकती है, राइट। फिर ऑनरेबल हाई कोर्ट के जजमेंट से अगर कोई पार्टी खुश नहीं है तो वो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के पास केस दायर कर सकती है। तो हमने क्या देखा, स्टेप बाय स्टेप चलता है ये पूरा सिस्टम, पहले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, फिर हाई कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट। बट अगर किसी इंडिविजुअल के फंडामेंटल राइट्स की हानि होती है, वॉयलेशन होता है, तो एक इंडिविजुअल डायरेक्टली ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच कर सकते हैं, और ये चीज आर्टिकल 32 के अंदर मेंशन्ड है, ठीक है। तो ये चीज थोड़ी सी याद रखिएगा। और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट जो है वो डायरेक्शंस जारी कर सकते हैं, ऑर्डर पास कर सकते हैं, रिट्स जारी कर सकते हैं इसी आर्टिकल के तहत। कौन सी रिट्स? तो हीबियस कॉर्पस, मैंडेमस, प्रोहिबिशन, क्यूओ वारंटो, सर्शियोरी। तो ये मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं और टास्क भी दे रहा हूं कि नीचे कमेंट बॉक्स पर आपको इनकी पूरी प्रॉपर डेफिनेशन जो है वो लिखकर बताना है। और इससे रिलेटेड मैं पहले प्रीवियस लेक्चर्स में आप लोग को ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूं रिट्स के बारे में, राइट। तो दोबारा से अपन रिपीट नहीं करेंगे, काफी इंपॉर्टेंट है। हालांकि ये रिट बिल्कुल होमवर्क कंप्लीट करना, और जो भी बोल रहा हूं वो पूरी चीज किया करो, राइट। अच्छा, कुछ और चीजों के बारे में बात करें इस आर्टिकल 32 के बारे में। तो देखो, इस आर्टिकल के अंदर जो भी अधिकार जो गारंटीड जो होते हैं, यानी जो भी राइट्स गारंटीड होते हैं इस आर्टिकल के तहत, उसको सस्पेंड नहीं किया जा सकता। मतलब क्या कहने का ये कि अगर किसी इंडिविजुअल ने फंडामेंटल राइट्स के उल्लंघन के तहत या चलते ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच किया, और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट जब अपना जजमेंट दे रहे हैं तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स का, डायरेक्शंस का, जजमेंट का, रिट्स का सस्पेंशन नहीं हो सकता है किसी भी हालत में। तो ये चीज यहां पर बताई जा रही है। और यहां पर तभी एक इंडिविजुअल अप्रोच कर पाएंगे जब उनके फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन होगा, जो चीज मैंने भी आपको एक्सप्लेन करी, यहीं पे थ्योरी में लिखी हुई है। अच्छा, कोई इंडिविजुअल ऑनरेबल हाई कोर्ट के पास भी जा सकते हैं क्या अगर उनके फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन होता है? तो हाँ, जा सकते हैं, बट आर्टिकल 32 के तहत नहीं। वो आर्टिकल 226 कहता है कि एक इंडिविजुअल ऑनरेबल हाई कोर्ट के पास अपील कर सकते हैं अगर उनके फंडामेंटल राइट का वायलेशन होता है। तो देखो, एक चीज याद रखना, अगर फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन होता है, अगर क्वेश्चन ऐसा लिखा है कि अगर फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन हो रहा है तो इंडिविजुअल जो है, यानी कि एक व्यक्ति जो है, वो कहां पर अप्रोच कर सकते हैं? तो याद रखिएगा, ऑनरेबल हाई कोर्ट के पास भी और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के पास, ये दोनों के पास जाकर अप्रोच कर सकते हैं। बट अगर क्वेश्चन लिखा है कि आर्टिकल 32 के तहत एक इंडिविजुअल कहां पर अप्रोच कर सकते हैं अगर उनके फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन होता है, तो देखो, फंडामेंटल राइट भी लिखा है, आर्टिकल 32 भी लिखा है, बट याद रखना आर्टिकल 32 है, इसका मतलब क्या है कि एक इंडिविजुअल सिर्फ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के पास अप्रोच कर सकते हैं। तो ये इस प्रकार से आपको अपने क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। इसलिए कहते हैं कि प्रीलिम्स के समय पर एक एक वर्ड पढ़ना बहुत जरूरी होता है, राइट, क्योंकि एक भी वर्ड की हेराफेरी जो होती है वो आपके आंसर को चेंज कर सकती है, राइट, और फिर आप गलत भी कर सकते हो। और यही प्रैक्टिस आपने नोटिस भी करी होगी जिन स्टूडेंट्स एनसीईआरटी बैच में एनरोल्ड हैं, तो इसी प्रकार की प्रैक्टिस भी मैं आपकी करवाता हूं कि एक एक वर्ड पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। गॉट इट? तो ये चीज है। और एक और चीज इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, आर्टिकल 32 अपने आप में एक फंडामेंटल राइट है, राइट, बट आर्टिकल 226 फंडामेंटल राइट नहीं है, राइट। तो ये चीज अपन ने देखी, यहां पर बताया जा रहा है। इसके अलावा ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जो रीसेंट ऑब्जर्वेशंस हैं आर्टिकल 32 के अंदर, वो क्या कहते हैं, तो उसको अपन देखते हैं। देखो, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 32 के अंदर अपने ऑब्जर्वेशंस काफी चेंज भी किए हैं। कैसे चेंज किए हैं? तो रोमेश थापड़ वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास 1950 का ये केस था। इस केस में हालांकि यू डोंट नीड टू रिमेंबर द केस, बट फिर भी एक आइडिया होना चाहिए कि किस प्रकार के चेंजेस आए हैं अभी। तो आर्टिकल 32 प्रोवाइड कराता है गारंटीड रेमेडी, अगर किसी भी इंडिविजुअल के फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन होता है तो गारंटी रेमेडी प्रोवाइड कराता है, सोल्यूशन प्रोवाइड कराता है आर्टिकल 32। और जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट है हमारी, उसको इसीलिए इसी आर्टिकल 32 के कारण उसको प्रोटेक्टर एंड गारंटर ऑफ फंडामेंटल राइट्स कहा जाता है, राइट। और उनके द्वारा प्रोवाइड किए गए जो भी डायरेक्शंस होते हैं, डिसीजन होते हैं, उनका उल्लंघन नहीं किया जा सकता। सेकेंड पॉइंट, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट भी आर्टिकल 32 के तहत अगर कोई एप्लीकेशन अगर फाइल होती है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के पास, या पिटीशन फाइल होती है, तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट भी उस एप्लीकेशन को, पिटीशन को रिजेक्ट नहीं कर सकते, बिना उसकी सुनवाई किए उसको रिजेक्ट नहीं कर सकते, राइट। तो ये ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के ऊपर भी एक आर्टिकल 32 जो है वो बाउंडेशन क्रिएट करता है, आप कह सकते हो, राइट। और दूसरी चीज याद रखना, अगर क्वेश्चन आ जाता है कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को हम लोग प्रोटेक्टर और गारंटर ऑफ फंडामेंटल राइट्स कहते हैं, वो क्यों कहते हैं, तो आर्टिकल 32 तुरंत क्लिक करना चाहिए कि आर्टिकल 32 के तहत हम लोग कहते हैं, क्योंकि आर्टिकल 32 ही एक ऐसा आर्टिकल है जो कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को फंडामेंटल राइट्स का प्रोटेक्टर और गारंटर बनाता है,
राइट। और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट भी इस प्रोटेक्शन या फिर ये जो राइट है इसको खारिज नहीं कर सकते, यानी कि जो भी एप्लीकेशन आ रही है उसको मना नहीं कर सकते, रिजेक्ट नहीं कर सकते, राइट। तो ये वाली चीज है। और इमरजेंसी के समय पर अगर अपन बात करेंगे किस प्रकार से चेंजेस हुए इसके अंदर, तो इमरजेंसी के समय पर एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट जबलपुर वर्सेस एस शुक्ला का केस था 1976 का। इस समय ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आर्टिकल 32 जो है, यानी कि उसके आर्टिकल 32 के तहत जो भी इंडिविजुअल अगर अप्रोच कर रहे हैं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के पास, तो आर्टिकल 32 के तहत वो अप्रोच अब नहीं कर सकते इमरजेंसी के समय पर, ड्यूरिंग इमरजेंसी, राइट। तो ये चीज ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कह दी थी कि इमरजेंसी के समय पर आर्टिकल 32 भी जो है वो एबॉलिश हो जाता है, राइट। उसको भी यूज में नहीं लाया जा सकता। तो ये चीज सामने आई। बट हमने पहले क्या देखा था, पहले स्टार्टिंग में ये चीज सामने आई थी कि आर्टिकल 32 को की सुनवाई नहीं करने की कंडीशन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट तक सेट नहीं कर सकते, बट ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर सेट किया है। और कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि ये ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का डिस्क्रिशन ये होता है कि अगर जो भी केस हाई कोर्ट में लगाए, राइट, जैसे कोई भी केस एक हाई कोर्ट के अंदर है आर्टिकल 226 के तहत, तो उस केस पर सुनवाई ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट करेंगे या नहीं करेंगे, ये पूरा का पूरा फैसला जो है वो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का ही है। तो कहीं ना कहीं से हम देख रहे हैं कि आर्टिकल 32 के अंदर कुछ चेंजेस लाए गए हैं पिछले कुछ सालों में, राइट। इसको चेंज किया गया हल्का फुल्का, तो इसके बारे में आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। और एक चीज तो यहां पर क्लियर यही हो रही है कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट जो है वो अपने अकॉर्डिंग इसको चेंज भी कर सकते हैं, क्योंकि एक बार उन्होंने ऑलरेडी इमरजेंसी के समय पर चेंज भी किया था कि आर्टिकल 32 के तहत वो सुनवाई नहीं करेंगे, राइट, रिजेक्ट कर देंगे पेटिशन को अगर कोई भी पेटिशन आर्टिकल 32 के तहत आती है ड्यूरिंग इमरजेंसी के समय पर, राइट। तो ये चीज कुछ इस प्रकार की सामने आई है जिससे रिलेटेड ये टॉपिक था, एंड होपफुली आपको पूरी चीज अच्छे से क्लियर हो गई होगी। तो ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आर्टिकल 32 बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें प्रीलिम्स से रिलेटेड भी क्वेश्चंस बनते हैं और इवन मेंस के अंदर भी क्वेश्चंस आते हैं, राइट। तो थोड़ा सा आप ध्यान में रखिएगा इसको। इस बात करेंगे यहाँ पर ब्रू रियांग ट्राइबल ग्रुप के बारे में, और ब्रू जो रियांग जो इशू है, क्राइसिस है, उसको भी थोड़ा सा देखेंगे। एंड एक और चीज मैं आप लोग को बता दूं कि ये जो टॉपिक है ये महीने 2 महीने में लगातार न्यूज में हम लोग को देखने को मिल ही रहा है, तो ये टॉपिक आप लोग के लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। इस टॉपिक से रिलेटेड एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग आपको होनी चाहिए, राइट। हालांकि इस टॉपिक को कई बार पहले भी मैं आप लोग को कवर करा चुका, बट काफी समय हो गया, तो फिर से एक बार रिवाइज भी कर लो और जान भी लो कि ये पूरा टॉपिक क्या था। तो देखो गाइस, इसी साल की बात करें, जनवरी की, इसी साल, तो न्यू दिल्ली के अंदर एक क्वाड्रीपार्टाइट एग्रीमेंट हुआ। क्वाड्रीपार्टाइट यानी कि 4 पार्टीज के बीच में एक एग्रीमेंट हुआ। ये 4 पार्टीज कौन सी थी? सेंट्रल गवर्नमेंट, गवर्नमेंट ऑफ त्रिपुरा, गवर्नमेंट ऑफ मिजोरम और ब्रू रियांग के रिप्रेजेंटेटिव। ब्रू रियांग बेसिकली एक कम्युनिटी है जो मिजोरम से भागकर त्रिपुरा आकर सेटल हो गई थी, और ये 1997 से यहां पर आई हुई थी, ये शिफ्ट हुई थी, और उसके बाद यहां पर उनके लिए कैंप्स वगैरह बनाए गए थे त्रिपुरा के अंदर। बट जो अभी रिसेंटली जो एग्रीमेंट हुआ है न्यू दिल्ली के अंदर, क्वाड्रीपार्टाइट एग्रीमेंट, और ये 4 पार्टीज के बीच में जो एग्रीमेंट हुआ है, इन्होंने इस इशू को रिजॉल्व किया, यानी कि इस एग्रीमेंट ने इस इशू को रिजॉल्व किया। कैसे रिजॉल्व किया? तो इस एग्रीमेंट के तहत कहा गया कि जो इशू जो चल रहा है कि ये जो रेफ्यूजीज इतनी भारी मात्रा में जो त्रिपुरा में रह रहे हैं पिछले 23 सालों से, तो इनको अब त्रिपुरा के अंदर परमानेंट सेटलमेंट प्रोवाइड किया जाए, इनको त्रिपुरा में जमीन प्रोवाइड की जाए और इनको यहां का रेसिडेंट बनाया जाए त्रिपुरा का, राइट। तो ये चीज इस एग्रीमेंट के अंदर थी, और इस एग्रीमेंट के अंदर और भी क्या क्या प्रोविजन थे उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। और बिफोर दैट, अभी ये टॉपिक न्यूज में क्यों आया? तो देखो, एक एग्रीमेंट में क्या था, आपने उस चीज को तो समझ लिया कि जो लोग यहां से, जो कम्युनिटी, ब्रू कम्युनिटी जो यहां से मिजोरम से त्रिपुरा में आई थी, आज की डेट में त्रिपुरा के अंदर उनको जो परमानेंट सेटलमेंट दिया जा रहा है, इसी परमानेंट सेटलमेंट को अपोज किया जा रहा है त्रिपुरा की लोकलाइट कम्युनिटी के द्वारा। अब क्वेश्चन ये बनता है कि त्रिपुरा की लोकलाइट कम्युनिटी इनके परमानेंट सेटलमेंट से क्यों खुश नहीं है? तो इसके पीछे सिंपल सा लॉजिक आप समझो। इस क्षेत्र में जो रहने वाली जो कम्युनिटी थी, जो कि इस क्षेत्र के रिसोर्सेस का यूज कर रही थी, इस क्षेत्र में उनको बेनिफिट मिलता था, उसी जगह अगर दूसरी कम्युनिटी आ जाएंगी तो ऑब्वियस ही बात है कि एक डिवीजन तो होगा ही होगा, राइट। उनके रिसोर्सेस का डिवीजन, बंटवारा, और हर चीज का बंटवारा होगा, तो वो उस चीज से खुश नहीं थे, राइट। कि मेजॉरिटी और माइनॉरिटी का सिंपल सा इशू है कि 2 कम्युनिटी जब एक साथ आती हैं तो ऑब्वियस ही बात है कहीं ना कहीं दोनों के बीच में क्लैशेस होते हैं, और यही क्लैशेस हैं कि जो त्रिपुरा के जो नेटिव्स हैं, राइट, जो ऑलरेडी सदियों से त्रिपुरा के अंदर रह रहे हैं, नेटिव कम्युनिटी, मूल निवासी उनके जो है, उस मूल निवासी का टैग अगर दूसरी बाहर की आई हुई कम्युनिटी को मिल जाए, फॉरेन कम्युनिटी को मिल जाए, तो ऑब्वियस ही बात है ना कि जो लोकल कम्युनिटी है, जो डोमेस्टिक कम्युनिटी है वहां पर जो रह रही है, उसको तो इशू होंगे ही होंगे। तो यही चीज हुई और कुछ नहीं। तो यहां पर जो लोकल कम्युनिटीज हैं, स्पेशली अगर एक लोकल फोरम की अगर बात करें, तो जॉइंट मूवमेंट के नाम से एक लोकल फोरम है, वो यहां पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि इनको यहां पर सेटलमेंट ना दिया जाए। इसीलिए ये जो क्वाड्रीपार्टाइट एग्रीमेंट जो है, ये एग्रीमेंट
साइन तो हो गया है बट ये एग्जीक्यूट नहीं हो पा रहा बिकॉज ऑफ प्रोटेस्ट। साइन ये जनवरी में हो गया था बट अभी तक जो है वो इनका सेटलमेंट नहीं हुआ है, तो इसीलिए ये टॉपिक न्यूज में था। समझ रहे हो बातों को। अब इस एग्रीमेंट के अंदर क्या क्या चीजें थी उसको भी मैं आप लोग को बता देता हूं। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने अनाउंस किया था कि 600 करोड़ रुपए का पैकेज एक अनाउंस किया था, बजट एलोकेट किया था 600 करोड़ रुपए का, जो कि इन रेफ्यूजीज के लिए होगा, ब्रू रेफ्यूजीज के लिए। ब्रू ट्राइब्स जो हैं उनको एक जमीन दी जाएगी त्रिपुरा के अंदर, ये इस एग्रीमेंट का हिस्सा था। उनके नाम पर एक एफडी होगी 4 लाख रुपए की फिक्स डिपॉजिट, राइट। और ये हर एक इंडिविजुअल के नाम पे नहीं होगी, हर एक फैमिली के नाम पर होगी 4 लाख का एफडी। और इस एफडी को वो 2 साल के बाद निकाल सकते हैं, विड्रॉ कर सकते हैं। इसके अलावा उनको 40 बाय 30 स्क्वायर फीट का एक रेसिडेंशियल प्लॉट प्रोवाइड किया जाएगा। इसके अलावा उनको 5,000 रुपए हर महीने प्रोवाइड किए जाएंगे 2 सालों तक। इसके अलावा उनको 2 सालों तक राशन प्रोवाइड किया जाएगा फ्री में, और इनको एक्स्ट्रा 1.5 लाख रुपए प्रोवाइड किए जाएंगे जिस पैसों से वो घर बना सके। तो ये पूरी चीज इस एग्रीमेंट के हिस्से में थी कि त्रिपुरा के अंदर इन जो रेफ्यूजीज जो हैं, जो यहां पर आए हुए हैं, तो उनको परमानेंट सेटलमेंट दिया जाए। तो ये एग्रीमेंट हो गया था बट ये हो नहीं पा रहा है, एग्जीक्यूट नहीं हो पा रहा है, इशू चल रहा है अभी भी, राइट। आगे की बात करें ब्रूस की स्पेसिफिकली, तो ब्रूस को रियांग के नाम से भी जाना जाता है। और ब्रू कम्युनिटी जो है वो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट जैसे कि त्रिपुरा, आसाम, मणिपुर, मिजोरम यहां पर फैली हुई है, राइट। बट त्रिपुरा के अंदर उनको परमानेंट रेसिडेंट देने को लेकर एक एग्रीमेंट सामने आ चुका है बट वो एग्जीक्यूट नहीं हो रहा है। और इनको त्रिपुरा के अंदर पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप के तौर पर रिकॉग्नाइज किया जा रहा है। पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप क्या होता है? जो ट्राइब्स हैं, राइट। तो ट्राइब्स में भी जो और पिछड़ी जो जनजाति होती हैं, यानी कि ऑलरेडी ट्राइबल ग्रुप जो है उसमें भी और पिछड़ा, तो वो पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप की कैटेगरी में आता है। और मिजोरम के अंदर इनको लोकल कम्युनिटीज के द्वारा, लोकल ग्रुप्स के द्वारा टारगेट किया जाता है, राइट। तो ये वाली चीज है। तो ये हर जगह से जो है वो प्रताड़ित है आज की डेट में, उनको कहीं पर भी सेटलमेंट मिल नहीं रहा है और कोई भी कम्युनिटी इनको एक्सेप्ट नहीं कर रही है। तो ये बड़ा एक इशू इनके अगेंस्ट देखने को एट प्रेजेंट मिल रहा है। और ब्रू टॉपिक महीने 2 महीने में लगातार न्यूज में है, तो इस टॉपिक पर थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो ये था पूरा ओवरऑल टॉपिक। होपफुली आपको पूरी चीज अच्छे से क्लियर हो गई होगी। अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। अब यहां पर बात हो रही है रेसिप्रोकल एक्सेस एग्रीमेंट के बारे में। क्वेश्चन ये बनेगा कि ये रेसिप्रोकल एक्सेस एग्रीमेंट किनके बीच में हुआ था? याद रखिएगा, जापान और ऑस्ट्रेलिया के बीच में ये एग्रीमेंट हम लोग को देखने को मिला है। ये एक डिफेंस डील है। इस डिफेंस डील के चलते जो चाइना का जो बढ़ता हुआ जो इन्फ्लुएंस जो हम लोग को देखने को मिल रहा है साउथ चाइना सी में और पैसिफिक आइलैंड नेशंस के बीच में, तो ये जो चाइना का जो इन्फ्लुएंस बढ़ता जा रहा है, तो इसको कंट्रोल करने के पर्पस के लिए और इसको काउंटर करने के पर्पस के लिए ये डील हुई है, राइट। इस डील में हम लोग को ये चीज देखने को मिली कि अभी कुछ समय पहले ही टोक्यो के अंदर क्वाड कंट्री की मीटिंग हुई थी, जिसमें यूनाइटेड स्टेट्स और इंडिया भी मौजूद थी, क्योंकि क्वाड कंट्रीज के अंदर हम लोग को इंडिया, यूएस, जापान, ऑस्ट्रेलिया देखने को मिलती है, ये 4 कंट्री। तो इनकी मीटिंग हुई थी। तो उस मीटिंग के बाद ही ये रेसिप्रोकल एक्सेस एग्रीमेंट सामने आया। इस एग्रीमेंट के तहत जापानीज और ऑस्ट्रेलियन सोल्जर जो है, ट्रूप्स जो है, वो एक दूसरे की कंट्री में जाकर विजिट कर सकेंगे सिक्योरिटी के पर्पस के लिए। साथ ही साथ ट्रेनिंग कंडक्ट करेंगे और ज्वाइंट ऑपरेशन भी ये साथ में मिलकर कंडक्ट करेंगे। ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर का कहना है कि ये जो ट्रीटी है ये ऑस्ट्रेलिया और जापान दोनों के बीच में सिक्योरिटी टाइज को मजबूत करेगी, सिक्योरिटी को एनहांस करेगी। दोनों कंट्रीज के बीच में कॉपरेशन होगा, उनकी डिफेंस फोर्सेस के बीच में कॉपरेशन हम लोग को देखने को मिलेगा। और दोनों साइड्स ने एग्री किया है कि जब भी कभी ऑस्ट्रेलियन फोर्सेस को आवश्यकता पड़ती है जापानीज फोर्सेस की, तो जापानीज फोर्स जो है वो ऑस्ट्रेलियन फोर्स की सहायता करेंगी। तो कुल मिलाकर हम लोग मोटे मोटे तौर पर देख रहे हैं कि कल को चाइना अगर इशू क्रिएट करती है जापान के साथ या ऑस्ट्रेलिया के साथ, तो दोनों कंट्री मिलकर चाइना के पीछे लग जाएंगी, राइट। तो ये चीज यहां पर सामने आ रही है, नजर में देखने को मिल रही है। और क्वाड कंट्रीज का भी मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि इंडो पैसिफिक जो क्षेत्र हम लोग को देखने को मिलता है, तो यहां पर इस क्षेत्र पर सिक्योरिटी टाइज को एनहांस करना है ना। तो ये था पूरा ओवरऑल टॉपिक इसके बारे में, इस एग्रीमेंट के बारे में। अब यहां पर बताया जा रहा है कि ब्रिक्स कंट्रीज ने अडॉप्ट किया है एक नया काउंटर टेररिज्म स्ट्रेटजी। आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स पर ब्रिक्स के बारे में लिखकर बताएंगे, और आपका आज का होमवर्क यही है, ब्रिक्स के बारे में आपको पढ़ना है। प्रीवियस लेक्चर्स में मैं आप लोग को ब्रिक्स के बारे में ऑलरेडी डिटेल में पढ़ा चुका हूं। तो 5 कंट्रीज का ये ग्रुप है ब्रिक्स नेशन के नाम से, जिसको हम लोग जानते हैं। तो इन्होंने नई काउंटर टेररिज्म स्ट्रेटजी अपनाई है, जिसके चलते टेररिज्म के साथ ये इफेक्टिवली लड़ेंगे, राइट, डील करेंगे टेररिज्म के साथ। अब यहां पर फोकस किया जा रहा है कि ये ब्रिक्स कंट्रीज जो है ये मल्टीलैटरल और बायलैटरल टाइज जो है वो अपनी स्ट्रेंथन करेंगी टेररिज्म से लड़ने के लिए। एक मीनिंगफुल कंट्रीब्यूशन क्रिएट किया जाएगा टेररिज्म को प्रिवेंट करने के लिए, उसको कॉम्बैट करने के लिए, खत्म करने के लिए। यहां पर कहा जा रहा है कि हर एक प्रकार का टेररिज्म जो कि इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी पे खतरा
हम लोग को नजर आता है, यानी कि किसी भी प्रकार का टेररिज्म है, ये इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी के लिए खतरा होता है। तो ऐसे कोई भी एक्ट जो कि टेररिज्म से रिलेटेड हो, किसी भी टेररिज्म के फॉर्म से रिलेटेड हो, तो उसको क्राइम ही माना जाएगा और उस पर कोई जस्टिफिकेशन नहीं सुना जाएगा। जैसे फॉर एन एग्जांपल, आपको याद आ रहा होगा कि एक बहुत ही खतरनाक इंसिडेंस हुआ था न्यूजीलैंड में। एक इंडिविजुअल ने, ये ऑस्ट्रेलियन इंडिविजुअल था, इसने फेसबुक लाइव पर और सोशल मीडिया लाइव पर जाकर मस्जिद में घुसकर अंधाधुंध फायरिंग करी थी। तो ये इंसिडेंस बहुत ही खतरनाक था और रोंगटे खड़े कर देने वाला इंसिडेंस था कि लाइव दिखाया जा रहा था इस एक्ट को, इस चीज को। और जब उसको पकड़ा गया, पूछताछ की गई, तो उसने कहा कि मैंने बदला लिया है जो श्रीलंका के अंदर चर्चेस में जो अटैक हुए थे, तो उसका ये बदला था। तो ये चीज सामने वाले व्यक्ति ने कही कि इसने बदले की भावना से किया था ये एक्ट, टेररिज्म से इसका दूर दूर तक लेना देना नहीं था। बट जो एक्ट जो था वो टेररिस्ट एक्ट ही था, उसको टेररिस्ट एक्ट ही कहेंगे जिस प्रकार का इंसिडेंस उसके द्वारा कंडक्ट किया गया था। तो ऐसे कोई भी एक्ट जो कि टेररिज्म से एसोसिएटेड होते हैं तो वो क्राइम ही माना जाएगा, उस पर कोई सुनवाई नहीं होगी, कोई जस्टिफिकेशन नहीं होगी, यानी कि सामने वाला उस पर कोई अपना तर्क पक्ष नहीं रखेगा, है ना। तो ये चीज यहां पर कही जा रही है और ये स्ट्रांगली इस चीज को कहा जा रहा है ब्रिक्स कंट्रीज के द्वारा। और यहां पर यह भी कहा गया है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी जो है उनको रिकॉग्नाइज करना चाहिए, राइट, कि इंटरनेशनल कम्युनिटी जो है वो टेररिज्म को रोकने के लिए, उसको खत्म करने के लिए कुछ नेसेसरी स्टेप्स लें। इसमें क्रॉस बॉर्डर जो टेररिस्ट का मूवमेंट होता है उसको भी रोकने पर काम किया जाए, फोकस किया जाए, राइट, उस पर भी कड़े से कड़े नियम जो है वो लगाए जाए, कड़े से कड़ी कोशिश की जाए, राइट, जिसके चलते ये क्रॉस बॉर्डर टेररिस्ट का मूवमेंट भी ना हो। क्योंकि टेररिस्ट का जब मूवमेंट नहीं होगा तो टेररिज्म को कंट्रोल किया जा सकता है और उसको खत्म करने के लिए स्ट्रिक्ट एक्शन लेने की आवश्यकता है, राइट, एजेंसीज वगैरह को, इंटेलिजेंस एजेंसी वगैरह को। तो ये चीज है जिसके बारे में बस आपको एक जनरल आइडिया होना चाहिए, राइट, कि ब्रिक्स कंट्री की एक नई स्ट्रैटेजी हम लोग को देखने को मिल रही है। अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। इस टॉपिक में अपन डिस्कस करेंगे आर्टिकल 217 के बारे में, 217 के बारे में। ये टॉपिक अभी न्यूज में इसलिए है क्योंकि हमारे ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने रिसेंटली 28 एडिशनल जजेस को इलाहाबाद हाई कोर्ट के परमानेंट जजेस के पद पर अपॉइंट किया है और ये आर्टिकल 217 क्लॉज 1 के तहत किया गया है। तो आर्टिकल 217 क्लॉज 1 क्या कहता है? तो हर एक जज जो हाई कोर्ट के होते हैं उनको किसके द्वारा अपॉइंट किया जाएगा? उनको ऑनरेबल प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किया जाएगा। बट ऑनरेबल प्रेसिडेंट किसके साथ कंसल्ट करके जजेस को अपॉइंट करेंगे? तो ऑनरेबल प्रेसिडेंट कंसल्ट करेंगे ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के साथ, गवर्नर ऑफ स्टेट के साथ, यानी कि उस राज्य के राज्यपाल के साथ, और अगर मामला चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट के अपॉइंटमेंट का नहीं है, नॉर्मल जजेस के अपॉइंटमेंट का है हाई कोर्ट के, तो उस केस में जो हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस होते हैं उनके साथ भी कंसल्ट किया जाएगा। यानी कि इस ग्रुप में चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट भी मौजूद होंगे कंसल्टेशन लिस्ट वाली ग्रुप में, ठीक है। तो ये वाली चीज भी आप थोड़ी सी याद रखिएगा। इन मेंबर्स के साथ कंसल्ट करके ऑनरेबल प्रेसिडेंट फिर अपॉइंट करते हैं हाई कोर्ट के जजेस को। और हर एक जज जो होते हैं हाई कोर्ट के, वो कितने वर्ष तक अपने ऑफिस में रहते हैं? तो ये आर्टिकल 224 में बताया हुआ है कि 62 ईयर्स तक वो अपना कार्यकाल संभालते हैं। 62 ईयर्स तक, राइट, उनका कार्यकाल होता है। और ऑनरेबल प्रेसिडेंट को ये रेजिग्नेशन लेटर लिखकर अपने ऑफिस से रिजाइन भी कर सकते हैं। और जजेस को सिर्फ उन्हीं केसेस पर, उन्हीं ग्राउंड्स पर रिमूव किया जाएगा जो ग्राउंड्स आर्टिकल 124 में हम लोग को देखने को मिलता है, इसके क्लॉज 4 के अंदर, कि जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस हैं जिन पर रिमूव किया जाता है, तो जिस ग्राउंड्स पर रिमूव किया जाता है सेम ग्राउंड्स यहां पर हाई कोर्ट के जजेस के लिए भी एप्लीकेबल होता है। तो ये चीज भी आपको थोड़ी सी पता होनी चाहिए। और जजेस के जो ट्रांसफर वगैरह होते हैं वो किसके द्वारा किए जाते हैं? तो ऑब्वियसली हमारे ऑनरेबल प्रेसिडेंट के द्वारा, राइट। तो यही जजेस के ट्रांसफर वगैरह में साइन करते हैं, राइट। तो ये वाली चीज है जिसके बारे में आप लोग को आइडिया होना चाहिए, पता होना चाहिए। और पेपर 2 से रिलेटेड ये अपना लास्ट टॉपिक था। अब अपन पेपर 3 की न्यूज की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। गाइज, यहां पर बात हो रही है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के डेट रीस्ट्रक्चरिंग स्कीम के बारे में। तो देखो, इस टॉपिक को पहले भी कई बार अपन डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। आपको पता होगा कि कोरोना वायरस जब हुआ था तब उस समय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने फैसला लिया था कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया उन लोगों को हेल्प करेगी, लोन्स के ऊपर मॉरेटोरियम देगी, लोन्स को रीस्ट्रक्चर करेगी जिन लोगों ने बैंक से लोन ले रखा है, जिन कंपनीज वगैरह ने बैंक से लोन ले रखा है, राइट। इशू क्या आ रहा था कि लॉकडाउन के समय पे धंधा पानी सबका बंद हो गया था, राइट, कमाई वगैरह बिल्कुल नहीं हो पा रही थी। तो जिन भी कंपनीज ने लोन्स वगैरह लिया था तो वो कंपनीज एनपीए होने की, यानी कि बैंक एनपीए होने की कगार में आ रही थी, क्योंकि वो कंपनीज लोन्स रीपे अपना नहीं कर पा रही थी।
तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ऑप्शन दिया रीस्ट्रक्चरिंग का कि लोग बाग अपने लोन्स को रीस्ट्रक्चर करवा लें, इन द सेंस कि जैसे कि मुझे हर महीने, जैसे मैं अपना एग्जांपल लेता हूं, मैंने बैंक से, मैं एग्जांपल के तौर पे मान लेते हैं मैंने 1 करोड़ रुपए बैंक से लोन ले रखा है, ठीक है। उस 1 करोड़ रुपए के ऊपर लोन्स की मेरी महीने की जो किस्त आती है वो 1 लाख रुपए महीने की मेरी किस्त बैठती है, राइट। एग्जाम्पल के तौर पर ले पूरी चीजों को देखें तो मेरी 1 लाख रुपए महीने की किस्त बैठती है 1 करोड़ के लोन के लिए। अब मैं वो 1 लाख रुपए पे नहीं कर पा रहा हूं, तो अब बैंक क्या करेगी, मेरे लोन के जो टेन्योर है उसको बढ़ाएगी और मेरी किस्त को कम कर देगी, जिससे कि मैं इजीली कंफर्टेबल तरीके से किस्त भर पाऊं और मेरा मतलब लोन रीस्ट्रक्चर हो गया, डेट रीस्ट्रक्चर हो गया, मतलब लोन का जो टेन्योर है वो बढ़ गया और किस्तें कम हो गई। क्योंकि आप लोन के टेन्योर को बढ़ाओगे तो आपका इंटरेस्ट जो होता है, ईएमआई वगैरह जो होता है वो कम हो जाता है, राइट। बहुत कुछ कम हम लोग को पे करना रहता है, बट वो चीज जो कम हम लोग पे कर रहे हैं वो अच्छी चीज नहीं है एग्जैक्टली। अगर आप फाइनेंस की मैं आपसे बात करूं तो वो ठीक नहीं होता, वो लॉन्ग टर्म के लिए हमारे लिए घाटा ही होता है, राइट। क्योंकि आप ऑलरेडी जानते हो गाइस कि बैंक्स वगैरह से लोन लेने के बाद इंसान जो है वो कभी खुश तो रह ही नहीं पाता है। तो इसलिए कोशिश करो आप जब भी लोन्स वगैरह लो तो लोन आप लग्जरी के लिए मत लो। जैसे मैंने कई बार देखा है कि लोग आजकल फोन्स वगैरह खरीदने के लिए लोन ले रहा है, राइट। आजकल ये सब फैसिलिटीज अब आ गई हैं, बट उन सब के लिए बिल्कुल मत लो। लोन लेना है तो घर के लिए लोन ले लो, चलता है, और बिजनेस के लिए लोन लो, सबसे बढ़िया बात है, राइट। बट लग्जरी के लिए नहीं लेना चाहिए। लोग आप महंगी महंगी कार्स के लिए लोन ले लेते हैं। आप कभी बैंक का जो ईएमआई है ना उसको कैलकुलेट करना उससे टेन्योर से, तब आपको समझ में आएगा कि लोन जितना आपने लोन ले रखा है उसका डबल आपको पे करना होता है। कुछ कुछ केसेस में तो ट्रिपल पे करना होता है, राइट। तो डबल और ट्रिपल पे करने की जगह अपनी इनकम को रेस करो, सेविंग्स वगैरह करो, म्यूचुअल फंड्स वगैरह में इन्वेस्ट करो, जिससे कि वो पैसा जो है वो आपका बिना इंटरेस्ट दिए, यानी कि बिना अलग से पैसा दिए, ऊपर से पैसा दिए, वो आपका पैसा बढ़े, और जब बढ़ जाए तो फिर उसका लग्जरी लाइफ जियो, राइट। तो स्मार्टली अपने फाइनेंस को लोगों को करना रहता है। बट आज की रेट में क्या होता है कि चकाचौंध में लोग बाग जो है वो अपने फाइनेंस वगैरह को देखते नहीं है, लोन्स ले लेते हैं, राइट, अपनी लग्जरी को फुलफिल करने के लिए। बट हाँ, एक चीज और मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर आपको 0% पे लोन मिल रहा है तो बढ़िया, फिर तो ले लो आप। जैसे कि मैं अपना ही केस बताता हूँ, मुझे मैकबुक लेना था, मेरा लैपटॉप उस समय 1-1.5 साल पहले खराब हो गया था, तो मुझे मैकबुक चाहिए था क्योंकि अच्छा एक सिस्टम चाहिए था जिससे कि जल्दी जल्दी काम हो पाए अपना, राइट, बट और क्वालिटी वाइज काम अपन कर सकें। बट प्रॉब्लम क्या हुई कि उस समय अपने पास इतने पैसे थे नहीं कि मैकबुक लेने, बट उस समय एक 0% इंटरेस्ट का एक मेरे पास वो आया था, ऑफर आया था, तो फिर वो मैंने अवेल किया। तो उसमें मैंने पहले तो ये चीज कैलकुलेट की, देखो 0% इंटरेस्ट पे भी बहुत घोटाले हो जाते हैं, राइट। उसके ऊपर प्रोसेसिंग फीस लगती है और फलाना ढिमकाना, बहुत सारे चार्जेस उसके ऊपर लग जाते हैं, तो वो भी एक बार कैलकुलेट कर लेना। मैंने तो सिंपली जो जिस प्राइस में मुझे ये मैकबुक मिल रहा था उस प्राइस को देखा मैंने, और मैंने ये चीज चेक करी कि मुझे पर मंथ मेरी ईएमआई कितनी बैठ रही है और कितने टेन्योर के लिए मुझे वो देना है। तो 6 महीने का मेरा लोन था, ज्यादा भी लोन था नहीं, तो मैंने उस चीज को कैलकुलेट किया, मेरी एमआरपी जितना ही अमाउंट आ रहा था कैलकुलेशन के बाद, तो फिर मुझे लगा कि हाँ यार अब लेना ठीक है। तो कभी भी आप लोन लो ना तो पहले कैलकुलेशन बहुत जरूरी होता है लोन्स वगैरह लेते समय, क्योंकि बैंक्स के हिडन चार्जेस और काफी कुछ चीजें होती है। जब तक चीजें बिल्कुल प्योर ना हो तब तक बिल्कुल मत घुसना इन सब चीजों में, क्योंकि मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जो इतना पछता चुके हैं, उन्होंने भी ये 0% पे लिया था, बट उनके बैंक ने प्रोसेसिंग फीस काटी, हर महीने का कुछ कुछ अलग से अमाउंट लगता था, सर्विस चार्ज वगैरह, तो उसको लेकर ऑलरेडी उनका रेट जो था वो हाई हो गया था। तो बहुत सारी चीजें, लोन्स वगैरह जब भी लिया जाए कैलकुलेट करके लेना चाहिए। तो देखिए, ये टॉपिक मैं आपको पढ़ा रहा था, क्या क्या ज्ञान दे दिया मैंने आपको, चलो एनीवेज ये भी जरूरी होता है। तो वही चीज मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा था कि यहाँ पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने फैसिलिटी दी कि लोग बाग अपने लोन्स को रीस्ट्रक्चर कर सकते हैं, अपने लोन के टेन्योर को बढ़ा सकते हैं, अपनी ईएमआई को रिड्यूस कर सकते हैं। तो ये चीज बताई है अभी रेटिंग एजेंसी क्रिसिल के द्वारा, कि क्रिसिल के द्वारा जितनी भी कंपनीज को रेटिंग दी जाती है तो उनमें से 99% कंपनीज आज की रेट में अपने लोन्स को रीस्ट्रक्चर करना नहीं चाह रही हैं। वो नहीं इसलिए चाह रही हैं क्योंकि उनका बिजनेस इंप्रूव कर रहा है, ग्रेजुअली वो धीरे धीरे करके रिकवर हो रहे हैं, राइट। तो ये चीज यहां पर बताया गया है। और इन्होंने एनालिसिस करी थी 3523 नॉन माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस कंपनीज की, और उसमें ये आंकड़ा सामने आया कि ये कंपनीज, हालांकि इन कंपनीज में से 2/3 कंपनीज जो थी वो एलिजिबल थी कि वो अपने लोन्स को रीस्ट्रक्चर कर सकती हैं, बट उन्होंने उस चीज को चूज नहीं किया, राइट। तो ये चीज इसलिए ये लोन स्ट्रक्चरिंग का टॉपिक न्यूज में है। और लोन स्ट्रक्चरिंग के लिए केवी कामत कमेटी, हमारे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा अगस्त में ही इसी साल केवी कामत कमेटी जो है उसको अपॉइंट किया था, सेटअप किया था कि ये कमेटी जो है वो लोन्स के रीस्ट्रक्चर के ऊपर अपने रिकमेंडेशन दें। और इस कमेटी ने अपने रिकमेंडेशन दे दिए हैं ऑलरेडी, जिसके बारे में मैं आप लोग को पिछले महीने 9 अक्टूबर को एक्सप्लेन कर चुका हूं। तो जिन भी स्टूडेंट्स को ये वाला
टॉपिक जिन भी स्टूडेंट्स ने नहीं देखा है जरूर जाके देखना, ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, राइट। ये भी याद रखना केवी कामात कमेटी, क्योंकि कभी कभी डायरेक्ट ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं कि केवी कामात कमेटी किससे एसोसिएटेड है, तो रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ लोन से एसोसिएटेड है, राइट। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। और 9 अक्टूबर 2020 के लेक्चर में 43 मिनट्स 49 सेकंड पे ये टॉपिक मैंने आप लोग का कवर कराया हुआ है, तो उसको जरूर जाकर देख लीजिएगा। और ये था अपना आज का लास्ट टॉपिक, और आज के लिए आपका कोई होमवर्क नहीं है। बीच में जो मैंने आपको होमवर्क्स दिए थे वो आप जरूर कीजिएगा, और एक मेंस का क्वेश्चन भी मैंने आपको लेक्चर के दौरान ही दिया हुआ है, तो उस क्वेश्चन को भी होपफुली आपने लिख लिया होगा, नहीं लिखा है तो जाकर देख लो, लिख लो, राइट। और जिन भी स्टूडेंट्स ने लिख लिया एक बार कमेंट बॉक्स पे मेंशन कर दीजिए क्वेश्चन और टास्क वगैरह, जिससे कि दूसरे स्टूडेंट्स को भी इजी हो जाए, और आप भी एक बार लिख लेंगे तो आप भी सेटिस्फाई हो जाएंगे, भाई आपने लिख दिया, और उसका आंसर भी लिख दीजिएगा साथ में लगे, राइट। तो दोनों चीज हो जाएंगी, राइट। तो ये था अपना लास्ट टॉपिक, और मैंने आपको जितने भी टॉपिक्स पढ़ाए हैं अगर अच्छे से आपको क्लियर हो गए हैं तो लाइक का बटन जरूर हिट करके जाइएगा। नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, एंड एक बार आपके किसी भी सोशल मीडिया अकाउंट पे शेयर कर दीजिएगा। शेयर करने में सिर्फ कुछ ही टाइम लगेगा, बट शेयर जरूर कर दो गाइस, कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपने चैनल के बारे में पता लगेगा। ज्यादा से ज्यादा लोगों को पता ही नहीं अपने चैनल के बारे में। एंड मंथली पीडीएफ पैकेज को अगर आपको लेना है तो लेक्चर के स्टार्टिंग पे मैंने आपको ऑलरेडी बता ही दिया था, और वैसे तो नीचे डिस्क्रिप्शन पर पूरी डिटेल्स मौजूद है मंथली पेड पैकेज की, और ये पूरी फैसिलिटीज आपको मंथली पेड पैकेज में मिलती है, और उसकी फीस मिनिमम 100 रुपीज पर मंथ की है। आप इसको अवेल कर सकते हैं, आपके लिए बेनिफिशियल है ये चीज। और एनसीईआरटी का भी बैच चल रहा है, आपने अगर नहीं लिया तो जरूर ले लो, वो तो हाईली रिकमेंडेड है, वो बैच आपको लेना ही लेना है, राइट। और फेसबुक में अगर आप हैं तो आप मुझे ऐड कर सकते हैं, मेरे नाम को सर्च करके, ये मेरा नाम है। और टेलीग्राम के अपने चैनल्स को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, यहाँ पर पूरी अपडेट्स वगैरह मैं आपको प्रोवाइड करा देता हूँ। और ये लेक्चर आपके लिए आज बहुत लेट अपलोड हो रहा है, आई नो, वो मेरी गलती है, थोड़ा सा कुछ काम वगैरह आ गया था तो जिसके कारण मैं कर नहीं पाया। और थोड़ी देर में ही या दिन में, यानी कि 21 तारीख को दिन में आपको 21 तारीख का लेक्चर जो है वो मिल जाएगा, ठीक है। डोंट वरी अबाउट, थोड़ा सा लेट होगा बट मिल जाएगा, क्योंकि क्या होता है कि इन लेक्चर्स को बनाने में बहुत टाइम लगता है, और फिर वो एक बार जब डिले होती है चीजें तो फिर वो साइकिल बन जाती है। फिर भी मैं उस साइकिल को काटने की कोशिश करता हूँ जितना हो सके, पूरे टाइम काम करने की, राइट। कई बार तो ऐसा होता है कि काम करते करते साइड में खाना रख लेता हूँ और वहीं पे खाते खाते काम करते रहता हूँ, तो ये स्थिति होती है, क्योंकि पूरा दिन लगता है इन सब चीजों को बनाने में। ये आपको लेक्चर तो 1 घंटे का दिखता है, बट इसके पीछे बहुत घंटों की मेहनत होती है, राइट। तो उसी मेहनत को देखते हुए सब्सक्राइब कर लो अगर आपने अभी तक नहीं किया, तो क्योंकि काफी सारे लोग ने सब्सक्राइब भी नहीं किया चैनल को, मैं एनालिसिस में देखता हूँ। और बात, बट शेयर जरूर करते रहा करो यार, कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को पता लगे, इससे मुझे भी काफी मोटिवेशन मिलता रहेगा इसी प्रकार से आपके लिए लेक्चर्स बनाते रहने का, ठीक है। तो चलो अब अपन मिलेंगे कल, तब तक लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे अहेड, टाटा।